नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में हमने पिछले टर्न में अभिगमनांक के बारे में पढ़ा था। आज हम अभिगमनांक को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर की स्टडी करेंगे। प्रैक्टिकली अगर हम अभिगमनांक का निर्धारण करते हैं तो कुछ तथ्य सामने आते हैं। वो ये कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं, कौन कौन से कारक जो हैं वो अभिगमनांक को प्रभावित करते हैं, वो कारक क्या हैं उनको हम देखें। सबसे पहले अभिगमनांक का मान विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा के सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात विद्युत धारा की जो सामर्थ्य है, प्रत्येक सामर्थ्य पे अभिगमनांक का मान समान होता है। दूसरा फैक्टर हम लें कंसंट्रेशन, विद्युत अपघट्य की सांद्रता का प्रभाव। अगर हम सांद्रता में परिवर्तन करें तो आयनों की जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, अभिगमनांक हैं, वो बहुत कम परिवर्तित होते हैं। टेबल में हम देखें HCl, NaCl, KNO3, BaCl2, K2SO4, कैडमियम आयोडाइड, इन सब के अगर हम अभिगमनांक देखें तो इनकी सांद्रता में अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे हम HCl के अभिगमनांक देखें तो 0.01 N पर इसका अभिगमनांक जो होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, वो 0.825 है। अगर मैं इसकी सांद्रता परिवर्तित कर दूं, यानी 0.01 से 0.05 N कर दूं, तो इसके अभिगमनांक में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होगा, बहुत ही कम परिवर्तन होगा। अर्थात इसका अभिगमनांक 0.825 से बढ़कर 0.829 हो गया। अगर मैं इसकी सांद्रता 0.10 कर दूं तो अभिगमनांक के मान में परिवर्तन 0.831 हो गया, यानी केवल 0.002 का अंतर आया। तो हम ये कह सकते हैं कि सांद्रता में परिवर्तन करने पर अभिगमनांक में परिवर्तन बहुत ही कम होता है। ऑनसेगर ने एक संबंध बताया। ऑनसेगर ने बताया कि n = n0 1 - a इंटू √c, जो कि सांद्रता के साथ परिवर्तन को बताता है। यहाँ n और n0 आयन की विलयन में सांद्रता c तथा अनंत अणुता पर अभिगमनांक है, यानी n जो है सांद्रता c पर अभिगमनांक और n0 जो है वो अनंत अणुता पर अभिगमनांक है। तो ऑनसेगर ने इस इक्वेशन से अभिगमनांक और सांद्रता में संबंध स्पष्ट किया। नेक्स्ट फैक्टर ले हम ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर धनायन और ऋणायनों के अभिगमनांक चेंज होते हैं, लेकिन बहुत अधिक ताप यानी उच्च ताप पर इनके अभिगमनांक लगभग स्थिर से हो जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिगमनांक बदलेंगे और चेंज होते हुए सबका मान लगभग 0.5 के लगभग हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? यानी जब हम ताप बढ़ाते हैं तो उच्च ताप पर आयनों की जो गति है वो समान हो जाती है, यानी आयन जो है समान गति करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब जब समान गति होगी तो सबके मान उच्च ताप पर 0.5 के लगभग हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर ले हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। किसी आयन का अभिगमनांक कोई निश्चित अंक नहीं होता है। ये एक दूसरे आयन जो आपस में संबंधित होता है उस पर निर्भर करता है। जैसे सोडियम का अभिगमनांक हम लें, NaCl, NaNO3 और NaBr में तीनों में भिन्न भिन्न होगा। यहाँ सोडियम तीनों में कॉमन है, लेकिन दूसरा आयन जो ऋणायन है वो भिन्न भिन्न है। तो जो सोडियम का अभिगमनांक है वो दूसरे आयन पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Cl का अभिगमनांक NaCl में 0.604 है, KCl में 0.504 है और HCl में
0.166 है। अब क्लोराइड समान है, किंतु सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन ये तीनों आयन अलग अलग हैं, इसलिए इनका अभिगमनांक भी क्लोराइड का इनके साथ अलग अलग हो गया। तो इस कारण से हम क्या कह सकते हैं कि जो अभिगमनांक है वो केवल आयन की गतिशीलता पर निर्भर नहीं करता है। जैसे क्लोराइड आयन की अगर गतिशीलता पर निर्भर करता तो तीनों के लिए मान, अभिगमनांक का मान समान आता। तो यह दूसरे आयन की गतिशीलता पर भी निर्भर करता है ना, खुद केवल अभिगमनांक जो है आयन की गतिशीलता पर निर्भर नहीं करके उससे संयोजित दूसरे आयन की गतिशीलता पर भी निर्भर करता है। अब हम ये देखें कि जो हाइड्रोजन आयन है वो सोडियम की तुलना में अधिक गतिशील है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि NaCl का अभिगमनांक 0.604 है और HCl में Cl का अभिगमनांक 0.166 है। तो अब हाइड्रोजन आयन सोडियम की तुलना में अधिक गतिशील है, अतः इसका अभिगमनांक NaCl से चेंज है, यानी HCl का अभिगमनांक NaCl से चेंज है। नेक्स्ट ले हम हाइड्रेशन ऑफ आयन, आयनों का जलयोजन। सामान्यतः अगर हम ये देखें, ये लगता है कि जो लिथियम आयन है उसका साइज कम होता है और पोटेशियम आयन का साइज अधिक है। तो जो आयन छोटा होगा वो अधिक गतिशील होगा और अधिक गतिशील होगा तो उसका अभिगमनांक अधिक होगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। लिथियम का आकार छोटा होने के कारण इसका जो जलयोजन है वो अधिक होगा। पोटेशियम का जो आयन है वो लिथियम से साइज में बड़ा है, अतः इसका जलयोजन कम होगा। और किसी आयन का जितना कम जलयोजन होगा उतना ही उसका अधिक अभिगमनांक होगा। या हम ये कह सकते हैं कि जितना कोई आयन जितना अधिक जलयोजित होगा उसका अभिगमनांक उतना ही कम होगा। अब लिथियम का साइज कम होने के कारण इसकी जलयोजन की प्रवृत्ति अधिक है। जलयोजन की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण ये अधिक जलयोजित होगा, जिसके अधिक जलयोजन होने के कारण इसका अभिगमनांक कम होगा। तो यही कारण है कि लिथियम का अभिगमनांक कम है जबकि पोटेशियम का अभिगमनांक अधिक है, क्योंकि पोटेशियम लिथियम के कंपैरेटिवली कम जलयोजित होता है। नेक्स्ट ले हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय आयन। जटिल यौगिकों के बनने के कारण अभिगमनांक के मान असामान्य प्राप्त होते हैं। उच्च सांद्रता पर अगर हम कैडमियम आयोडाइड की बात करें CdI2, तो इसका आयोनाइजेशन होगा Cd2+ और 2I- में। यहाँ जो कैडमियम आयन है वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे और आयोडाइड आयन है वो धन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। लेकिन अगर हम सांद्रता बढ़ा दें, सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, यह संकुल आयन बना लेगा, जटिल आयन बना लेता है। यानी कैडमियम आयन आयोडाइड आयन से रिएक्शन करके CdI4 2- कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है। अब जो कैडमियम आयन पर धनावेश था, अब धनावेश होने के कारण ये ऋण इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर रहा था, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कैडमियम कैथोड की ओर गति कर रहा था और आयोडाइड जो है वो धन इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर रहा था। लेकिन अब कैडमियम का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उस संकुल आयन पर ऋणावेश होने के कारण कैडमियम दोनों इलेक्ट्रोड की ओर गति कर सकता है। जो कैडमियम आयन है वो तो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा और कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैडमियम है वो दोनों कैथोड और एनोड दोनों की ओर गति कर रहा है, जिससे इसके अभिगमनांक के मान असामान्य प्राप्त होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कैडमियम के जो संकुल आयन बनने के कारण कैडमियम के अभिगमनांक जो हैं वो असाधारण मिलते हैं। इससे हम
एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। तो यह हमारे फैक्टर्स थे जो अभिगमनांक को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।